नमस्कार साथियों, आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में हम शिरीष कुमार मौर्य जी के साथ हैं। शिरीष कुमार मौर्य जी की कविताएं पढ़ते हुए सृजनात्मकता के विविध रंग और विविध रूप कुछ इस तरह से उद्घाटित होते हैं कि भावुक मन हो, बौद्धिक मन हो और आलोचक मस्तिष्क हो, डूब सा ही जाता है। काव्यत्व जिसे बरसों बरस कविता लिखते हुए कवि कठिन अभ्यास और आत्मसंघर्ष से प्राप्त करता है, उसे इन कविताओं में आप देख परख जांच सकते हैं। शिरीष अपने कवि के अपने समय के सबसे कल्पनाशील, अपने समाज के सबसे स्पंदन प्रतिभा रखने वाले ऐसे समय से गुजर रहे हैं लगातार कि उनकी ये जानदार, झन्नाटेदार, शानदार कविताएं साखी बन रही हैं आने वाले समय के लिए, क्योंकि लीक से हटकर लिखना इनका काम है। युवा रचनाकारों में शिरीष कुमार मौर्य का नाम सबसे आगे होगा, क्योंकि कविता हो या आलोचना, दोनों की समझ परख एक साथ रखते हुए शिरीष ने कला के क्षेत्र में बेहद प्रशंसनीय महत्वपूर्ण काम किए हैं। शिरीष जी की प्रकाशित पुस्तकों की सूची देखी जाए तो पहला कदम, शब्दों के झुरमुट, पृथ्वी पर एक जगह, जैसे कोई सुनता हो मुझे, दंत कथा और अन्य कविताएं, खाटी कठिन कठोर अति, ऐसी किसी जगह लाता है प्रेम, सांसों के प्राचीन ग्रामोफोन सरीखे इस बाजे पर, मुश्किल दिन की बात, सबसे मुश्किल वक्तों के निशान, जो स्त्री संसार की कविताओं का संचयन है। ऐसी ही किसी जगह लाता है प्रेम, जो पहाड़ संबंधी कविताओं का संचयन है, जिसका संपादन हरिश्चंद्र पांडे जी ने किया, या कविता धनुष पर चिड़िया, ये चंद्रकांत देवताले जी की कविताओं की स्त्री संसार का संचयन है। तो ऐसी कविता संकलनों के साथ साथ उन्होंने कहानी जगत को भी समृद्ध किया है, संपादन किया है, लिखत पढ़त, शानी का संसार, कई उम्रों की कविता, यह आलोचना की पुस्तक है इनकी, धरती जानती है, यहूदा अमिखाई की कविताओं के अनुवाद की किताब है ये, और इस किताब की सुपरिचित अनुवादक अशोक पांडे जी के साथ इन्होंने इसका अनुवाद किया है। शिरीष जी ने कुसेंग की कविताएं, इसका अनुवाद किया है। और पुरस्कार और सम्मान की दृष्टि से देखें तो शिरीष कुमार शिरीष जी को अंकुर मिश्र कविता सम्मान, लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई सम्मान, बागेश्वरी सम्मान, गिरदा स्मृति जनगीत सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। साथियों, आज मैं आपके साथ अपनी पसंद की इनकी 5 कविताएं पढ़ूंगी और उन 5 कविताओं के बहाने थोड़ी सी शिरीष कुमार मौर्य जी की कविताओं पर बातचीत होगी। शोधार्थियों, पहली कविता है दंत कथा और अन्य कविताएं। मरना नहीं चाहूंगा, मरना नहीं चाहूंगा, पर कोई चाकू घुस जाएगा चुपचाप मेरी टूटी और कमजोर बाई पसली के भीतर, उसी प्यार भरे दिल को खोजता, जो 1000 जुल्मों के बाद भी धड़कता है। कोई गोली तलाश लेगी मेरी कनपटी का रास्ता, मेरे दिमाग में अचानक रुक जाएगा विचारों का आना, कल्पना का गढ़ना, स्मृतियों का रोना और सपनों का होना। सब कुछ अचानक रुक जाएगा एक धमाके की आवाज के साथ, शायद कोई दोस्त ही मार देगा मुझे, शायद कोई दोस्त ही मार देगा मुझे, जैसे ही बात करके पीठ मोड़ूंगा मैं उससे, शायद प्रेम मार देगा मुझे, शायद मेरा अटूट विश्वास मार देगा मुझे मार देगा शायद मेरा शामिल रहना, शायद कविता लिखना मार देगा मुझे एक दिन, सिर्फ कविता लिखना, लेकिन सिर्फ कविता लिखना, बल्कि शामिल रह जाऊंगा, कविता लिखना मारेगा मुझे, एक दिन मैं मारा जाऊंगा ऐसे ही, एक दिन मैं मारा जाऊंगा ऐसे ही, कुछ अनर्गल बातें सोचता हुआ, क्योंकि आज के समय में सोचना भर काफी है किसी को मार देने के लिए।
क्योंकि आज के समय में सोचना भर काफी है किसी को मार देने के लिए, पर इतना याद रखा जाए जरूर कि मरूंगा नहीं मैं, मुझे कोई मार देगा, मुझे मृत्यु दिखाई नहीं देगी, सुनाई भी नहीं देगी, मुझे तो दिखाई देगा जीवन लहलहाता हुआ। मुझे सुनाई देगी एक आवाज ढांढस बंधाती हुई, जीवन और ढांढस के बीच ही कहीं मारा जाऊंगा मैं। किसी अलग जलग जगह पर नहीं जहां मारे जाते हैं मनुष्य सभी एक एक कर, मैं भी मारा जाऊंगा वहीं। किसी अलग जगह पर नहीं जहां मारे जाते हैं मनुष्य सभी एक एक कर, मैं भी मारा जाऊंगा वहीं। तुम बस याद करना मुझे कभी, पर याद करने से पहले अभी रुकना। तुम बस याद करना मुझे, पर कभी याद करने से पहले अभी रुकना। पहले रुक जाए मेरी सांसें, थम जाए खून, मर जाऊं ठीक तरह से तब याद करना तुम मुझे। पहले रुक जाए मेरी सांसें, थम जाए खून, मर जाऊं ठीक तरह से तब याद करना तुम मुझे। स्मृतियां ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाती हैं, इसलिए स्मृतियों के किसी द्वीप पर तुम याद करना मुझे। शिरीष कुमार मौर्य इसीलिए बड़े कवि हैं साथियों कि वो संवेदन से और अनुभव से ऊपर स्मृतियों को रखते हैं। स्मृतियां सुधियां जो आपको समृद्ध बनाती हैं, परिपक्व बनाती हैं, और ये आपकी पूंजी हैं। अगर ये बची हैं आपके साथ, आपका धड़कता हुआ स्पंदन बचा है, आपको समय और समझ की पारखी नजर बची है, तो कुछ भी हो जाए, कैसी भी क्रूरता और कैसी भी हिंसा और कैसा भी अनाचार हो रहा हो आपके साथ, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां आपका कुछ नहीं मिटा सकेंगी। आपके निशान कायम रहेंगे, आपकी पहचान कायम रहेगी, आपका होना बचा रहेगा, बना रहेगा। इस मायने में शिरीष कुमार मौर्य बड़े कवि हैं। दूसरी कविता है कवियों के संकट, और ये कविता भी मुझे विशेष प्रिय है शोधार्थियों। मैं राह में हूं, मैं राह में हूं, बरसों से लिखता चला आ रहा कविता, पन्ने तक आते आते चुक गया, शब्द छूट गए राह में ही। वही सही जगह थी उनके लिए, दोबारा गुजरूंगा उधर से तो मिल जाएंगे, ऐसा कहना भी महज एक आशावाद है। मैं अकेला राही नहीं हूं, मैं अकेला राही नहीं हूं, भीड़ और हलचल थी राह पर, वहां कुछ बिंबों ने हकीकत को शर्मिंदा किया है, वे अहंकारी हैं, उनके कवि बड़े कहाए गए। दुख और क्रोध को लिखने वाला शिल्प भाषा में दम तोड़ गया तो, दुख और क्रोध को लिखने वाला शिल्प भाषा में दम तोड़ गया तो, कविता की महानता सधी अब राह में छूटे शब्द कवियों को नहीं, गाड़ियों से बिदक कर घास चरते डंगरों, उनके नामालूम से रखवालों और उन गुजरने वालों को मिलते हैं। उनके नामालूम से रखवालों और उन गुजरने वालों को मिलते हैं जिन्हें अनदेखा किया कविता ने। अब तक कविता गढ़ी नहीं जाती, मूर्तियां गढ़ी जाती हैं। शिखर पर हो कला तो बोलती हुई सी लगती हैं वे, पर कविता को बोलता हुआ सा नहीं, बोलता हुआ होना पड़ता है। और सिर्फ बोलने का नहीं, उससे पुकारने का भी काम करना पड़ता है। पुकारने की आवाज अब कविता में नहीं बाहर आती है, लिखे हुए शब्दों से आवाज चली गई है, और ये सब कविता के नहीं, बड़बोले कवियों के संकट है। कविता और जीवन की संघर्षों से पूरित राह पर नहीं, कविता और जीवन की संघर्षों से पूरित राह पर नहीं, अगर है तो कवियों के अपने हाथों में बेमतलब के कंटक है। साथियों, ये जो केवल बोलते भर हैं, ये वे जो बड़बोले हैं, ये जो अपने शब्द को तौल कर फेंकते हैं, शब्दों से प्रहार करते हैं, संहार करते हैं, बेमानी और बेईमानी के फर्क को नहीं जानते। ये वे जो शब्दों की ताक में होते हैं, उनकी फिराक में होते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं मनमानी। ऐसे सभी कवियों को रेखांकित करते हैं शिरीष कुमार मौर्य, चिन्हित करते हैं और एक तरफ कर देते हैं। कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, शब्द ब्रह्म है,
शब्द को भ्रम जैसा इस्तेमाल करने वालों से बचो। शब्द को जाल तिलस्म शब्द का रचने वालों से बचो, और बड़बोलों से तो बचो ही बचो, क्योंकि उनके शब्दों के कोई मायने नहीं होते। उनके शब्दों से कोई अर्थ सार्थक नहीं होता, कोई मीनिंग, कोई मोटिव नहीं होता। और ऐसे शब्दों से भी बचिए, और ऐसे शब्दों को गढ़ने वाले, मूर्तियों की तरह रूप आकार देने वाले, कविता को सजाने और संवारने वाले, कविता को बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, बचाने की नहीं, जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सभी बड़बोले कवियों से बचो। शिरीष कुमार मौर्य की अपील है इस कविता में। तीसरी कविता है विद्रोहिणी। उसने मां के पेट से ही फेमिनिज्म नहीं पढ़ा था। उसके वहां रहते मां के पेट में कुछ भोजन आता था सुबह शाम, और अपमान में पिए हुए गुस्से के कई घूंट। वह मां का जीवन था। वह जन्मों ही अभागी कहाई, यह पूरा कथा है, फिर दोहराई जाए जरूरी नहीं। स्कूल जा पाई इतनी बड़भागी थी, वही पढ़ाई का हठ ठाने शहर जाने को अड़ी तो थी, बिगड़ैल कहाई, पर उसने बिगड़ी बात बनाई। नौकरी मिलना सरल नहीं था, मिली। पढ़ते हुए एक आध बार और नौकरी करते 2-3 बार प्रेम में पड़ी। शादी का मना करती, विद्रोही कहलाने लगी थी। शादी को मना करती, विद्रोही कहलाने लगी थी तब तक रिश्तों के दमघोंटू ताने बाने में जिसे सरलता के लिए अति व्याप्ति बावजूद समाज कह लेते हैं। अभी उसका प्रेम टूटा है जिसे वो अंतिम कहती है। शादी करने को तैयार थी, पर बच्चे के लिए दूर दूर तक नहीं। टूट कर अलग हो चुका है भावुक प्रेमी। कोई गूढ़ राजनीति नहीं है यह कि चरम पर पहुंचे और सही राह पर हो तो विद्रोह से राज पलट जाते हैं। कोई गूढ़ राजनीति नहीं है यह कि चरम पर पहुंचे और सही राह पर हो तो विद्रोह से राज पलट जाते हैं, संसार बदल जाता है। स्त्री विद्रोही हो जाए तो थम जाता है संसार का बनना। उसे बदलने की नहीं, बचाने की जरूरत है। बहुत खूब, बेहतरीन बेशकीमती कविता है ये शोधार्थियों। स्त्री को बचाने की जरूरत है, और इस कुवत, इस काबिलियत के लिए सैल्यूट शिरीष कुमार मौर्य। स्त्रियां बची रहेंगी तो परिवार और समाज और देश बचेगा। स्त्रियों को बचाने की जो मुहिम शुरू कर रहे हैं शिरीष कुमार मौर्य, और कह रहे हैं कि उसका विद्रोह, उसका भभक कर बाहर आना, उसका बात बात पर हर अनीति, अन्याय और अत्याचार पर प्रतिकार करना, प्रतिरोध करना और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना। क्यों? क्योंकि उसके प्रति कहने वाले बहुत मिलेंगे, पर जब वह कहती हुई हो तो वो जोखिम उठाती है। जब वह मुखर होती है तो विद्रोहिणी कहलाती है। जब वह अपने हक और लिहाज के लिए बोलती है, जब वह पढ़ना और बढ़ना चाहती है, जब वह उत्कर्ष को छूती है, जब वह समाज को गढ़ती है, समाज को वही गढ़ती है, परिवार को वही गढ़ती है, तो ऐसी स्त्रियों के विद्रोह को सम्मान मिलना ही चाहिए। ऐसी स्त्रियों की काबिलियत की पहचान होनी ही चाहिए, और शिरीष कुमार मौर्य इसको रेखांकित करते हैं। अगली कविता है राजा और किले का किस्सा। इस कविता में नई धुन पकड़िएगा शोधार्थियों। एक है राजा आराम पसंद है और अदब पसंद भी। राजा शांति चाहता है, राजा चाहता है झुकी हुई गर्दनें, बंधे हुए हाथ। वह चाहता है उसके सामने कोई मुंह न खोले, अब उसकी मर्जी हो तब बोले। राजा के पास है किला जिसमें राजा की पूरी पूरी सुरक्षा है। किला शहर से बाहर है, आदमी से दूर किले की अपनी भाषा है, अपना मुहावरा। किले में जब भी राजा का खून गरमाता है वह दरबार लगाता है। एक दरबार खास होता है और एक आम होता है। एक दरबार में काम होता है, दूसरे से दाम होता है। एक दरबार आम होता है, एक दरबार खास होता है। एक दरबार में काम होता है, एक दूसरे से नाम होता है। दरबार में होते हैं दरबारी, जी हजूरिये, जिनकी सहायता से राजा इंसाफ करता है।
जिसे चाहे दंड दे देता है, जिसे चाहे माफ करता है। दरबार से बाहर होती है प्रजा, माने इन खुशमिजाज लोगों और इन खुशामदी लोगों, दरबार से बाहर होती है प्रजा। प्रजा बेचारी दुखी रहती है, अपने दुखों में बालू के ढेर सी ढहती है। एक दिन प्रजा के बीच से निकलता है एक आदमी और किले के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी नजर किले के द्वार से सीधे टकराती है, जिस पर लगी लोहे की जंजीर अपने आप खड़क जाती है। जिस पर लगी लोहे की जंजीर अपने आप खड़क जाती है। राजा इस आदमी से बहुत डरता है, फौरन उसके कत्ल का हुक्म जारी करता है। फिर जब पूरे देश में होता है अंधेरा और रात गहराती है, किले के पत्थरों से मारे गए आदमी की आवाज आती है। किले की नींव में उस आदमी का खून सरसराता है और राजा रात भर सो नहीं पाता है। फिर आता है अगला दिन और राजा एक और आदमी को किले के सामने खड़ा पाता है। इस आदमी को देखकर किले की दीवारें बुरी तरह हिलती हैं। इस आदमी की शक्ल मारे गए आदमी से हूबहू मिलती है। इतनी प्यारी, इतनी संजीदा, गंभीर, एक साथ प्यारी और संजीदा, इतनी राजनीतिक, इतनी वर्चस्व को पहचानती, भेदती, मजबूत कविता मैंने बहुत कम पढ़ी है। सुरेश कुमार मौर्य, ये राजा आप सब पहचान रहे हैं, इस निरंकुश ताकत को, इस अराजक शक्ति को। आप सब जान रहे हैं रघुवीर सहाय का रामदास। आप सब समझ रहे हैं कि एक अदना सा, एक कमजोर आदमी जब अपनी आंखें तरेर कर व्यवस्था को, सत्ता को नजर मिलाता है, जब प्रश्न करता है, सवाल करता है, जब लोहे की जंजीरों को चुनौती देता है, जब सांकल बजाता है, जब बड़े फाटक खटखटाता है, जब वो हस्तक्षेप करता है, तो वो अदना सा व्यक्ति, पूरी व्यवस्था, पूरी सत्ता उसकी हत्या पर तुल जाती है, एक साथ हो जाती है, संगठित हो जाती है। तब राजा का आदेश हो जाता है और ये अध्यादेश हर उस सर्वहारा के खिलाफ है, हर उस कमजोर के खिलाफ है जो आंख तरेर कर सवाल करना जानता है, जो अपने हक और हकूक की बात करता है। और ये कविता और बहुत सारी ध्वनियां लिए हुए हैं और इस कविता पर, तो इस एक अकेली इकलौती कविता पर बहुत सारी बात की जा सकती है। फिर किसी रोज। आखिरी कविता, हाल फिलहाल। हाल फिलहाल, लालसाओं के मुख खुले, खून दिखा दांत दिखे, नाखून छिपे हुए आए पंजों से बाहर, रामपुरी की तरह हाथ तमंचा हुआ, रामपुरी की तरह हाथ तमंचा हुआ, दिल रहा नहीं। एक मशीन ही बची धमनियों में खून फेंकने के वास्ते, दिल रहा ही नहीं। एक मशीन बची धमनियों में खून फेंकने के वास्ते, शरीरों में बिलबिलाए कीड़े बाहर निकलते ही दूसरी देह को खा जाते हैं। आस पास के सड़ते दिमागों की बदबू सांसों में आने लगी। अकबका कर जागा मैं बेशर्म नींद से, जागते रहने की कसम जो खाई थी बिला गई। जागते रहने की कसम जो खाई थी बिला गई, बिना कुछ रचे नींद आ गई। अब एक दो पाया बचा है, काम पर जा रहा है, काम से आ रहा है। अब एक दो पाया बचा है, काम पर जा रहा है, काम से आ रहा है। कवि की कमाई है, एक अध्यापक खा रहा है। कवि की कमाई है, एक अध्यापक खा रहा है। इस कविता के रिदम को, इस कविता की व्यंग्य ध्वनि को, इस कविता की टीस को, चुभन को, त्वरा को, दंश को, तलखी को पकड़िए शुद्धार्थियों। ये जो अमूमन आदतन हम जिए जा रहे हैं, ये जीना और मरना एक तरफ, दिल का एक यंत्र के रूप में धमनियों का में बहते खून को शरीर में फेंकने के सिवा, ये मशीन के सिवा कुछ नहीं, दिल रहा ही नहीं। सोच, विवेक, समझ
रही ही नहीं, मस्तिष्क रहा ही नहीं, दिमाग रहा ही नहीं। अब एक कलपुर्जा है, एक यांत्रिक, इसे व्यक्ति नहीं कह सकते, ये मननशील नहीं है तो मनुष्य नहीं है। एक वो है जो काम पर जा रहा है, काम से आ रहा है। मुझे शिरीष कुमार मौर्य की हर कविता में रघुवीर सहाय जैसे नेपथ्य में खड़े हों या बिल्कुल संग साथ में खड़े हों और उन्हें संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। रघुवीर सहाय की कविता की जो आत्मा है, जो उसका इनर सेल्फ है, वो शिरीष कुमार मौर्य की कविताओं में भी मुझे कमोबेश दिखाई देती है, मिलती है। शिरीष कुमार मौर्य निश्चित तौर पर रघुवीर सहाय को पसंद करते होंगे, उन्हें खूब पढ़ते होंगे, और वो ध्वनि, वो जो आत्मिक धुन है जिसे मैं इनर सेल्फ कहती हूँ, वो इनकी हर कविता में विद्यमान है। और वो क्रूर सत्ता और व्यवस्था और पैरेलल उसके खड़ा अदना सा आदमी, और वो किस तरह से भीड़ का हिस्सा हुए जा रहा है और अपने मन को, मस्तिष्क को, दिल को, दिमाग को, विवेक को छोड़ चुका है, उससे रिक्त हो चुका है, रीत चुका है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।